अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर अनाम और आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस एंड लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में। फोटोसिंथेसिस का वर्ड दो अल्फाज से मिलकर बना है, फोटोस और सिंथेसिस। फोटोस का वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड फोस से, जिसका मतलब है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब है किसी चीज़ को आपस में जोड़ना या किसी चीज़ को बनाना। तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर प्लांट्स, एल्गी या कुछ बैक्टीरिया हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ज़मीन से पानी को लेते हैं और सूरज से एनर्जी को लेते हैं या सनलाइट से एनर्जी को लेते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को आपस में जोड़ा जा रहा है, ठीक है, या उनको आपस में मिलाया जा रहा है ताकि वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना सके। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाया और सूरज की रोशनी में ये काम हुआ। ठीक, अगर आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को देखते हैं तो इसके अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स सूरज की रोशनी में या लाइट एनर्जी में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर आप फोटोसिंथेसिस का अमल देखें तो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है और एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट है। यही वजह है कि एनिमल सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस के अमल में, और यही वो ऑक्सीजन है जिसे हम रेस्पिरेशन में या सांस लेने के अमल में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ देखा कि ग्लूकोज भी बन रही है। अब ये ग्लूकोज वो चीज़ है जो फूड चेन में अहम किरदार अदा करती है। इसी वजह से हम प्लांट्स को कहते हैं कि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि वो ग्लूकोज बना रहे हैं और ये ग्लूकोज हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए और इसके साथ साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए भी। ठीक है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब दूसरी टर्म आ जाती है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर के अंदर लिमिटिंग का मतलब है किसी चीज़ की सप्लाई का कम होना। सप्लाई का मतलब है कि कोई चीज़ आप कम दे रहे हैं, ठीक है। और फैक्टर्स आ जाता है दूसरा वर्ड। फैक्टर का मतलब है कोई भी कंपोनेंट हो या कोई चीज़ हो या कोई ऐसी कंडीशन हो जो कि बहुत ज़रूरी है। तो लिमिटिंग फैक्टर को अगर आप मिला कर पढ़ते हैं तो लिमिटिंग फैक्टर कोई भी ऐसी कंडीशन, माहौल या कोई भी ऐसा कंपोनेंट या ऐसी चीज़ है जो कि कम मिकदार में मौजूद है उस मुकाबले में जितनी उसको चाहिए थी। फ़र्ज़ करते हैं कि हमें कोई चीज़ 5 ग्राम चाहिए थी। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमें चीनी 5 ग्राम चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास 1 ग्राम मौजूद है। ठीक, इसका मतलब है कि जितनी डिमांड में चाहिए यानी कि 5 ग्राम उसके मुकाबले में कम मौजूद है। तो इस वक्त जो चीनी है या जो शुगर है वो हमारे पास क्या है, वो लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक हो गया। अगर आप फोटोसिंथेसिस के मुकाबले में देखते हैं या फोटोसिंथेसिस में देखते हैं तो लिमिटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर आ जाता है या ऐसी कंडीशन है या ऐसा कंपोनेंट है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कम कर देता है। और ये कब कम करता है, जब वो खुद कम मिकदार में मौजूद होता है। ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, कि लिमिटिंग फैक्टर कोई भी ऐसी कंडीशन है या कोई ऐसा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को कम कर देगा क्योंकि वो खुद कम मिकदार में मौजूद है। ठीक, अगर आप फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स को देखते हैं तो हमारे पास 3 मेन लिमिटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस के, जिसमें सबसे पहले है लाइट इंटेंसिटी, फिर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और फिर आ जाता है टेम्परेचर। सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइट इंटेंसिटी को एज अ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट इंटेंसिटी हमें पता है कहाँ से आती है, लाइट इंटेंसिटी आती है सूरज से। लाइट इंटेंसिटी जो है वो फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, क्योंकि जो लाइट इंटेंसिटी है वो पौधों को एनर्जी देती है। ठीक, ये वही एनर्जी है जिसको क्लोरोफिल यूज़ करता है
और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में जोड़ के ग्लूकोज बना देता है। तो इसलिए लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़रूरी है। अब अगर लाइट इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है उस दिन जब सूरज बहुत तेज़ चमक रहा है या बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, या गर्मियों के दिनों में जब सूरज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त लाइट इंटेंसिटी हमारे पास ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी की वजह से जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? जो फोटोसिंथेसिस का लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो कि कार्बन फिक्सेशन के लिए चाहिए होते हैं केल्विन साइकिल में। ठीक है, तो लाइट इंटेंसिटी क्या देगी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स देगी। ठीक, तो इस वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि सूरज जो है वो बादलों के पीछे छुप जाए, या सूरज ढल रहा हो, या सुबह हो रही हो, तो ये वो टाइम होते हैं जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है। अब लाइट इंटेंसिटी के कम होने का मतलब है कि लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनने थे वो भी कम हो जाएंगे। अब जब वो कम हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब लाइट इंटेंसिटी जो है वो लिमिटेड फैक्टर बन गई है। फ़र्ज़ करें कि प्लांट को एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि हम 50 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो एनर्जी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 20 है। ठीक, इसका मतलब है 30 एनर्जी की मिकदार कम है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस वक्त लाइट इंटेंसिटी जो है वो लिमिटेड हो गई है या कम हो गई है, और इस वजह से लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर काम कर रही है। इसका कंसेप्ट हम इस तरह से देख लेते हैं, जैसे ग्राफ में शो किया गया है कि जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ही कम थी तो क्या हुआ, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो भी कम था। लेकिन जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हुई उसी तरह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ना शुरू हो गया, और यहाँ तक कि हमारे पास एक स्टेबल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आ गया जिसमें जितने भी फैक्टर्स चाहिए थे वो सारे के सारे ऑप्टिमल कंडीशन में मौजूद हैं। ठीक, तो इस तरह से जो हमारी लाइट इंटेंसिटी है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है। जब लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है और उसके कम होने की वजह से हमारे जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं वो कम बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन फिक्सेशन का अमल केल्विन साइकिल में कम हो जाएगा और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, दूसरा लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि हमने इक्वेशन में देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिलते हैं तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाएगी तो इसका मतलब है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ऊपर नीचे हो जाएगा। फ़र्ज़ करते हैं कि अभी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है। ठीक, हाई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो केल्विन साइकिल में फ़िक्स हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। केल्विन साइकिल जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर लाइट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि लाइट की रिएक्शन में जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, जिसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है, जो एंजाइम रुबिस्को होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है और उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि जो रुबिस्को है वो बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है और उसने क्या किया, पहले 5 मॉलिक्यूल्स को उसने कार्बन उसके अंदर ग्लूकोज में फ़िक्स कर दिया और उसके बाद उसको मज़ीद 5 मॉलिक्यूल्स चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के। लेकिन क्या हुआ जी कि चूँकि रुबिस्को बहुत तेज़ी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हमारे पास मौजूद नहीं है। फ़र्ज़ करते हैं कि इस वक्त जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ 5 है, लेकिन रुबिस्को को चाहिए 10। ठीक, इसका मतलब है 5 मॉलिक्यूल्स कम हो गए। 5 मॉलिक्यूल्स कम होने का मतलब है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो मौजूद है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है। तो इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के रेट को लिमिट कर रहा है, रोक रहा है या कम कर रहा है। ठीक हो गया। इस ग्राफ में देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम थी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम था।
जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हुई उसी तरह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद वो भी कहाँ पहुँच गया, एक अपनी ऑप्टिमल पोजीशन पे या एक स्टेबिलिटी के ऊपर पहुँच गया। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिटिंग फैक्टर बना देता है। ठीक हो गया। तीसरा लिमिटिंग फैक्टर जो हमारे पास आ जाता है वो है टेम्परेचर। हमें पता है जी टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेम्परेचर वो चीज़ है जो एंजाइम एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होता है, यानी एंजाइम्स ने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जब आप उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर देते हैं। और हमने पीछे देखा कि जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है उसके अंदर रूबुस्को एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व है। इसका मतलब है एंजाइम इन्वॉल्व है तो टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होगा और टेम्परेचर इन्वॉल्व होने का मतलब है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर या नीचे हो जाने की वजह से अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि एंजाइम जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, अब फ़र्ज़ करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा क्योंकि एंजाइम्स जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व हैं वो एक्टिव हो गए हैं। उनके एक्टिव होने का मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे और हमें पता है सबस्ट्रेट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट होगी और वो ग्लूकोज के अंदर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि टेम्परेचर कम हो जाए, फ़र्ज़ करें जी कि टेम्परेचर जो चाहिए था प्लांट को 37 डिग्री सेल्सियस था लेकिन अब 5 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर कम है। यहाँ टेम्परेचर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर हो गया यहाँ पर क्योंकि वो अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है, रोक रहा है या कम कर रहा है। ठीक, क्योंकि अब टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से इंजाइम्स को वो एनर्जी नहीं मिली जो उन्हें सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड थी। तो इस वजह से हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी कम हो जाएगा और इस टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर है वो लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है। जैसे हम इस ग्राफ में देख लेते हैं कि जैसे टेम्परेचर कम था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता गया और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जो एंजाइम्स को अपनी एक्टिविटी करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब एंजाइम्स तेज़ी के साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑक्सीजन और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर आपने क्या किया कि आपने इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया। जैसे हमने कहा जी चले इनको 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए था, आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर 40 कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर 40 होगा तो एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे या एंजाइम की जो शेप है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर से डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से हमने देखा कि जो टेम्परेचर है उसका कम हो जाना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लिमिट कर देता है और टेम्परेचर को बना देता है लिमिटिंग फैक्टर। तो ये था हमारा आज का लेसन फोटोसिंथेसिस एंड लिमिटिंग फैक्टर्स के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं या आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।